दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप पुरा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का जो संविधान है एक विस्तृत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बारे में जानने से पहले हमें भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप बताएंगे कि भी संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? आप मुझे बताएगा कोई संविधान किसे कहते हैं? बताओ। भारत को संविधान मतलब जो जितने भी कानून को लागू होगा सारा भारत का संविधान में है। शाबाश। देखो जो संविधान शब्द है ना, इसका एक व्यापक अर्थ है। संविधान वो वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें उन नियमों और सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके माध्यम से किसी देश, किसी राज्य की शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाई जाती है। वो उस देश का क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन हो, जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन हो और उन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार जिस राज्य या देश का शासन चलाया जाता है उस देश का संविधान कहलाता है। संविधान से हमें भी किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की वहाँ पे शासन प्रणाली है, उसका पता चलता है। संविधान से हमें नागरिकों व सरकार के बीच के अंतर संबंध है उनके बारे में पता चलता है। संविधान हमें सरकार के किस प्रकार से सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो कार्य करते हैं और उनके आपस में जो अंतर संबंध है, शक्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में हमें क्या है, संविधान से पता चलता है। संविधान जो है वो संबंधित देश के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। जैसे हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और अधिकारों के साथ साथ संविधान देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। तो संविधान के बारे में समझ में आया कि संविधान क्या होता है। संविधान को नियम व सिद्धांत होते हैं जिनके माध्यम से किसी देश या किसी राज्य की शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाई जाती हो, वो उस देश का क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, जिससे हमें उस देश की सरकार की जो कार्य प्रणाली है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसका पता चलता है, किस प्रकार से नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान है वो पता चलता है और सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है। इन सब बातों का पता हमें किससे चलता है? संविधान से चलता है। संविधान जो है ये एक कर्मिक रूप में इसका विकास होता है। भाई ऐसे तो है नहीं कि भी मैंने आपको बोल दिया, महेंद्र को बोल दिया कि महेंद्र कल संविधान तैयार करके लेके आना है, तो महेंद्र कल संविधान तैयार कर लेगा? एक दिन मत बोलियो जी, नहीं होगा ना। मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक दिन में नहीं होगा, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार से तैयार हुआ, क्योंकि इसका भी एक इतिहास है भी पीछे से किस प्रकार से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने धीरे धीरे अंग्रेजों की जो कंपनी है व्यापार की दृष्टि से आई और धीरे धीरे प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पे स्थापित होगी और उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद से विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट आए और वो एक्ट जो है वो धीरे धीरे भारतीय जो संविधान है उसके विकास क्रम में एक अहम भूमिका निभाते गए। तो किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ तो वो देखेंगे हम। देखो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से स्वीकृति लेके भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में आई। यहाँ पे आके उन्होंने क्या है कि व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पे उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। जहांगीर से स्वीकृति लेके और इन्होंने क्या है कि पहली कंपनी अपनी सूरत में लगाई थी 1608 ईस्वी। ठीक है, तो ये व्यापारिक दृष्टि से आए थे। 1600 ईस्वी के लगभग इन्होंने अपना व्यापार यहाँ पे शुरू किया और धीरे धीरे क्या है कि ये व्यापार को बढ़ाते गए। लगभग 1700 के लगभग आके इन्होंने देखा कि भाई भारत जो है ये विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ है। मतलब क्या था, भारत में देशी रियासतें थी, अनेक देशी रियासतें थी,
अलग अलग क्षेत्र के ऊपर अलग अलग राजाओं का अधिकार था, और इन राजाओं में राजनीतिक संघर्ष चलता रहता था, आपस में लड़ाइयाँ होती थी, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। और इस चीज को देख के अंग्रेज जो है इन्होंने इस बात का फायदा उठाना चाहा, इन्होंने इस बात का फायदा उठाया और इन्होंने ये सोचा कि भी क्यों ना हम इस सत्ता के संघर्ष में शामिल हो जाएं। ये जो आपसी राजाओं के बीच में जो आपसी संघर्ष चल रहा है, हम अगर इस संघर्ष में शामिल हो जाएं तो हमें और ज्यादा मुनाफा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अभी 1700 ईस्वी के लगभग आगे 1600 ईस्वी में आए थे, लगभग 100 सालों तक इन्होंने व्यापार किया। यहाँ की जो राजाओं की परिस्थितियां उनको जाना भी आपस में किस तरह से एक दूसरे से मतलब ये क्या है संघर्षशील है। तो 1700 के लगभग आगे इन राजाओं की आपसी गतिविधियों में हस्तक्षेप शुरुआत कर दी, हस्तक्षेप करने की शुरुआत कर दी। अब जैसे भी विक्रम है, ये महेंद्र के पास आया, महेंद्र ये कह रहा था, वो कह रहा था, ठीक है, महेंद्र विक्रम के पास आया, ये कह रहा था, महेंद्र ये, तो इस तरह से आपस में राजाओं को क्या है फूट डालने का काम कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 1757 में एक युद्ध हुआ। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध जो था वो किन किन के बीच में हुआ? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और इसका सेनापति था मीर जाफर, इसका सेनापति मीर जाफर, और अंग्रेजों के बीच में हुआ, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि उस समय सिराजुद्दौला के पास लगभग 2.5 से 3 लाख सैनिक थे और अंग्रेजों के पास मात्र 2 से 2.5 हजार सैनिक थे। अगर ये एक एक पत्थर भी उठा के फेंकते ना तो अंग्रेजों की सेना उन पत्थरों के नीचे दब के मर जाती। लेकिन इनको पता था भारतीय जो है ये आपस में क्या है भी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, इनमें आपस में एक फूट है। तो इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को लालच दिया, अगर आप इस युद्ध में हमारा साथ देते हो तो हम बदले में आपको क्या है बंगाल का नवाब बना देंगे। परिणाम क्या हुआ, जैसे युद्ध की शुरुआत हुई मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ जा मिला और इस युद्ध में क्या है अंग्रेज विजयी हो गए और नवाब सिराजुद्दौला क्या है हार गया। इन्होंने अपने वादे के मुताबिक बंगाल का नवाब बना दिया। अब किसी की दया दृष्टि से नवाब बनाया जाए, राजा बनाया जाए तो वो उसका कठपुतली बनेगा। और बंगाल उस समय क्या था भाई व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो अंग्रेजों का मकसद क्या था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो इन्होंने बंगाल की गद्दी के ऊपर मीर जाफर को बैठा दिया और इसको क्या है भाई परेशान करने लगे, बार बार में मतलब वो भाग लेना या फिर जनता को ज्यादा लूटने की इन्होंने शुरुआत कर दी। अब ये क्या हुआ, मीर जाफर है ना, राजा को जो प्रजा अगर ज्यादा प्रताड़ित होती है तो उसके मन में तो थोड़ा बहुत प्रजा के प्रति दया भावना आती है। तो मीर जाफर ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की एक रणनीति बनाई और इसने 1757 के बाद में 1764 में एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध है वो त्रिकोणीय सेना एक तरफ थी और एक तरफ कौन थे अंग्रेज, ठीक है। एक तो ये था बंगाल का नवाब मीर जाफर और उस समय मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों की सम्मिलित सेना एक तरफ थी और एक तरफ कौन थे अंग्रेज थे, ठीक है। दूसरी तरफ थे अंग्रेजों के पास अच्छी रणनीति थी, अच्छे हथियार थे। ये क्या है भी अच्छी रणनीति तैयार नहीं कर पाए और क्या है भी इस युद्ध में भी इन तीनों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों से हार गई। अब भारत में कोई ऐसी बड़ी शक्ति बची नहीं थी जो अंग्रेजों का डट के सामना कर सके। परिणाम क्या हो गए, एक व्यापार की दृष्टि से आए थे और क्या हो गया आगे, मतलब इतने बड़े देश में व्यापार की दृष्टि से आए और यहाँ पे 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा, 64 में क्या है बक्सर का युद्ध लड़ा
और बक्सर का जो युद्ध है ये एक प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ से शुरुआत करता है ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब क्या अभी एक व्यापार की दृष्टि से आए थे, यहाँ पे उन्होंने नवाब बनाया और यहाँ पे इन तीनों को हरा दिया, तो ये क्या है भी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आए। तो ये बात तो ब्रिटेन की संसद में भी गूंजेगी भी, एक व्यापारी भारत में गए हुए हैं और उन्होंने भारत के राजाओं को इतने बड़े विशाल क्षेत्र के ऊपर इन्होंने क्या भी हरा के कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने क्या कि भविष्य में ये ब्रिटेन के लिए भी समस्या पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1764 ईस्वी का जो युद्ध हुआ ना, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांत थे, उन प्रांतों की दीवानी का अधिकार इनको प्राप्त हो गया अंग्रेजों को। दीवानी का मतलब राजस्व इकट्ठा करने का, कर वगैरह इकट्ठा करने का अधिकार क्या हो गया, इनको प्राप्त हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या है कर इकट्ठा करने लगे, पर ये क्या हुआ कि एक तो कंपनी थी और एक कंपनी के अधिकारी, अब कर इकट्ठा करने लगे कंपनी के अधिकारी क्या हुए, वो ज्यादा पैसे वाले होने लगे, करप्ट हो गए, और कंपनी क्या होने लगी, दिवालिया होने लगी। कंपनी कर्ज के बोझ के तले दबने लगी और इसके जो अधिकारी हैं, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो ज्यादा पैसे वाले बनने लगे। तो कंपनी ने क्या है ब्रिटेन की संसद में शिकायत की कि भी इस तरह से क्या है कंपनी के जो अधिकारी हैं वो ज्यादा पैसे वाले हो रहे हैं और कंपनी ज्यादा दिवालिया होती जा रही है। तो इन अधिकारियों की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और कुछ नियम बनाने के लिए ब्रिटेन की संसद से समय समय पर एक्ट पारित किए गए, और वो एक्ट क्या कहलाए भी, चार्टर एक्ट कहलाए। तो यहाँ से मतलब क्या भी 1773 ईस्वी से उनकी शुरुआत होती है, और भारतीय संविधान का जो इतिहास है उसकी शुरुआत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। आज समझ में इतना, तो भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या बातें थी, क्या विशेषताएं थी, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहली बात तो ये थी कि कंपनी के जो कार्य हैं उनको क्या है नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटेन की संसद की तरफ से पहला कदम था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार कंपनी के राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य को मान्यता कब दी गई, या कंपनी के राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य के ऊपर नियंत्रण कब स्थापित किया गया। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा क्या है पहली बार कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरी बात इसमें यह थी कि पहले कौन था, गवर्नर होता था, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया, वार्न हेस्टिंग्स। इसी एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 3 सदस्यीय था। इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था। ठीक है, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, सर एलिजा इम्पे को। सर एलिजा इम्पे इसके क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से
ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया, इसकी प्रशासनिक कार्य में सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया। मतलब एक तो ये था, और इसके अलावा इसके साथ 4 सदस्यों को और शामिल किया गया इसकी कार्य परिषद में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्य परिषद का गठन हुआ था? तो 4 सदस्यों की इसके साथ कार्य परिषद का गठन किया गया। अब उस समय क्या था, ये जो व्यापारी थे, मतलब कंपनी के जो अधिकारी थे, ये अधिकारी क्या थे, एक अधिकारी के रूप में भी वेतन लेते थे और व्यापार भी करते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या होगी, थोड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने के लिए कंपनी ने क्या किया, इनके निजी व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। जो कंपनी के अधिकारी थे ना, उनके निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये क्या करते थे, राजाओं के दरबार में जाते हैं तो वहां पे ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उपहार लेते थे, मतलब रिश्वत भी लेते थे और उपहार भी लेते। उपहार के रूप में मतलब सोना चांदी वगैरह इस तरह से ले लिया, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पैसे की मांग कर ली, इस तरह से ये उपहार लेते थे। तो कंपनी के अधिकारियों को क्या भी रिश्वत देने और उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये व्यवस्थाएं की गई रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये विशेषताएं थी 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट की। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया, पहली बार गवर्नर जनरल जो था वो बनाया गया, और 1733 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिप्पे को, और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और रिश्वत व उपहार लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया कि कोई अगर व्यापार करेगा तो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। ये 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं हैं। उसके बाद में 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है बस, ये जो एक्ट है ये 1733 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। कई बार पूछ लेते हैं 1781 सीधा क्वेश्चन याद है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया? हमें याद रखना है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 1784 ईस्वी का फिक्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 ईस्वी का फिक्स इंडिया एक्ट। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो पिट्स महोदय थे, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया, ठीक है। इसमें क्या विशेषता की गई भी, इसमें व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को अलग अलग किया गया। व्यापारिक व राजनीतिक, व्यापारिक मामले मतलब व्यापार से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो, और राजनीतिक मामले भी किस तरह से कानून बनाना है उनको लागू करने का काम, वो सारे क्या है कि राजनीति से संबंधित होगी। तो इनको अलग अलग किया गया, और इनको संचालन के लिए 2 बोर्ड बनाए गए। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दो बोर्ड बनाए गए, इसको बोलते हैं अभी नियंत्रक मंडल और इसको बोलते हैं निदेशक मंडल। ये 6 सदस्यीय बोर्ड था भाई। और ये जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको का काम था राजनीतिक मामलों को देखना, और व्यापारिक मामलों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंपा गया। जो 1733 में गवर्नर जनरल की सहायता की जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, उसमें से सदस्यों की संख्या घटा के 4 से 3 कर दी गई। और पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश जो है
उनको नाम दिया गया। जो भी अंग्रेजों के द्वारा अधिकार क्षेत्र में जो प्रदेश थे ना, उनको क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ये नाम दिया है। ठीक है, तो 4-5 बात है 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसकी क्या है भाई? व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। मंत्री परिषद जो है, उसके सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। और ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, जो मतलब प्रदेशों को कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था, उनको ये नाम दिया गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। उसके बाद में एक्ट आता है 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1786 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है, इसके माध्यम से क्या हुआ भाई? 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल जो है, उसको अपनी परिषद के सदस्य शक्तियों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब उसकी सहायता के लिए जो 3 सदस्यीय मंत्री परिषद थी, अगर वो सम्मिलित रूप से कोई निर्णय लेती है, तो गवर्नर जनरल जो है, उसको ये अधिकार दिया गया कि आप उस निर्णय को निरस्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। और यह अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? जिसको ये अधिकार मिला कि वो अपनी परिषद का जो निर्णय है उसको निरस्त कर सकता हो। तो ये अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये पहली बार अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। और इसी को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की। ये आपका 1786 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1786 के बाद में आता है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या था? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, उसके वेतन की व्यवस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन की व्यवस्था कहां से की गई? भारतीय राजकोष से की गई। पहले इनको वेतन कहां से मिलता था? कंपनी तो बाद में ही थी, लेकिन पहले इनको क्या है, वेतन भारतीय राजकोष से न मिलके ब्रिटेन की संसद से मिलता था। मतलब ब्रिटेन का जो राजकोष था, वहां से उनको शासन ये वेतन मिलता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से व्यवस्था की गई, वेतन की व्यवस्था भारतीय राजकोष से की गई। और 1793 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहली बार लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। अब देखो, अपना संविधान लिखित संविधान है, तो इसी तरह से क्या है, जो इतिहास है ना, वहाँ से संविधान तो लिखने वाले हैं, हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को उठाया, संविधान में क्या है सम्मिलित कर दिया। अगर भारतीय संविधान का इतिहास नहीं होता तो क्या इतने कम समय में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो समय संविधान को बनाने में लिया है, तो इतने कम समय में इतना विस्तृत संविधान लिखना कठिन होता अगर भारतीय संविधान का इतिहास नहीं होता। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें से बहुत सारी धाराओं को क्या भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ से क्या हुआ था भाई, भारत में पहली बार लिखित विधियों द्वारा, मतलब जो भी कानून बनने लगे यहाँ से, वो क्या है भाई लिखित
रूप में बनने लगे। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। विधि का मतलब होता है भी कानून। लिखित विधियों का मतलब लिखित कानूनों के द्वारा प्रशासन यहाँ से शुरू हुआ और इन कानूनों की व्याख्या का अधिकार, भी ये कानून सही है या गलत है, ठीक है, ये जो अधिकार दिया गया वो न्यायालय को दिया गया। इन कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया। व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। तो ये तीन बातें हैं इसमें। 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, तीन विशेष बातें हैं, इसकी विशेषताएं हैं। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है उसकी वेतन की व्यवस्था भारतीय राजकोष की। लिखित विधियों द्वारा पहली बार भारत में प्रशासन की नींव पड़ी और कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। इसके बाद में आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, एक बात हो रहा है इसमें, 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए मतलब क्या, अभी जो राजस्व वगैरह इकट्ठा करती थी जो कंपनी और व्यापार के जो अधिकार थे कंपनी के, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। भी जो भारत में जो राजस्व इकट्ठा करते, कर वगैरह इकट्ठा करती है, वो कंपनी 20 वर्षों के लिए करती रहेगी। और इसके अलावा जो सभी तरह के जो व्यापार है उनके ऊपर भी क्या है, कंपनी का एकाधिकार रहेगा। 1813 ईस्वी का जो एक्ट है, इसके बाद इनसे क्या किया गया, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिए, ठीक है। 1813 में क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार क्यों कर दिए भाई? व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है? जो व्यापार में एकाधिकार मतलब एकता होगा। एकाधिकार का मतलब एकता नहीं, कंपनी का एकाधिकार का मतलब ये है कि सब तरह के जो व्यापार है उनको कंपनी ही करेगी। जिस तरह से आपने गरीब मामलों आ जाओ और आम लिया हो या केला लिया हो, ठीक, तो मंदिर सारी की सारी ठेली ठा की पाँच जने को मैं एक ही खाऊंगी, तो वो क्या होता है, एकाधिकार होता है, ठीक है। अब ये और सारा पीछे पीछे घूमी जाओ, जीने को मामो तो मारो भी है, हम भी खाओ केला तो, ठीक। उसी तरह से क्या है कि इंग्लैंड में अन्य और कंपनियां भी थी, ठीक है, अन्य और व्यापारी भी थे। वो लगातार मांग कर रहे थे कि भी भारत एक उपनिवेश था उस समय, इंग्लैंड का गुलाम था। अब वो धीरे धीरे क्या, वो मांग बढ़ने लगी कि भी हमें भी वहाँ पे क्या है, व्यापार करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि अगर किसी राष्ट्र का उपनिवेश होता है तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनका समान अधिकार होता है। मतलब अपना जो देश है तो यहाँ पे हम सब समान रूप से अधिकार है, हमें किसी भी तरह का व्यापार हम कर सकते हैं जो मतलब कानूनी रूप से हमें उसको अलाउड हो, ठीक है। तो अन्य कंपनियां हैं वो भी ये मांग कर रही थी कि भारत के साथ हमें भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी मांग को देखते हुए क्या है, 1813 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन 20 वर्षों के लिए। यहाँ पे भी देखना, क्योंकि 1793 ईस्वी में ये जो 20 वर्षों के करके इन्होंने 3-4 बार इनको बढ़ाया। तो 1793 ईस्वी में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यहाँ से फिर क्या है, एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन चाय व चीन के साथ सभी तरह के जो व्यापार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, 1833 ईस्वी में इन्होंने क्या है, इनका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 1813 ईस्वी में क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। इन्होंने क्या कहा, सब तरह के जो व्यापार है ना उनको कुछ शर्तों के अनुसार जो अन्य कंपनियां थी इंग्लैंड की उनको भी परमिशन दे दी कि भी आप भी भारत में जाओ और वहाँ से मुनाफा कमा सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो यहाँ से अन्य कंपनियों को भी अधिकार मिलेगा कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त रखी भी, चाय और चीन। चाय और चीन का मतलब भी भारत में चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य जो कंपनियां हैं वो नहीं करेंगी। और चीन के साथ सभी तरह के व्यापार, चाय हो, चीनी हो, मसाला हो, कुछ भी हो, तो सभी तरह के व्यापार चीन के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य कंपनियां नहीं करेंगी। तो ये एकाधिकार कंपनी का 20 वर्षों के लिए बना रहेगा। ये व्यवस्था कब की गई, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा।
बात बहुत बढ़िया हुई थी क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। मतलब ये व्यवस्था की भी भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और लगातार क्या है अभी धर्म प्रचारक जो थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो भी ये मांग कर रहे थे कि हमें भारत में क्या है अभी धर्म के प्रचार करने की स्वीकृति दी जाए। तो इस एक्ट के माध्यम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान करती है। एक धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया। और चाहे वह चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना रहेगा 20 वर्षों के लिए, और कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार भारत में वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा। और क्या व्यवस्था की गई? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इनकी सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को, विधियों का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है, अब ये जो प्रांत है इनमें जो सरकारें चल रही थी गवर्नर के माध्यम से, अगर ये सरकारें जो कानून बनाती हैं उन कानूनों के लिए ब्रिटिश संसद का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि अगर ये कानून बनाएगी तो उनकी जो सत्यापन कहे एक तरह से, तो वो कहाँ से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश संसद से। अगर ब्रिटिश संसद इनको स्वीकृति देती है तो वो कानून क्या होंगे? लागू होंगे। एक ये व्यवस्था की गई। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए ब्रिटिश संसद का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। कंप्लीट। तो ये था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। उसके बाद में आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ? 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें 3-4 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है जो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आती है। भाई 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त करती है। 24 व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः क्या भी समाप्त कर दिए, सभी तरह के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। अब कंपनी का काम सिर्फ भारत में शासन करने रह गया। मतलब अभी इनको क्या अभी भारत में शासन का दायित्व सौंपा गया और एकाधिकार। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यापार नहीं करेगी, कंपनी व्यापार तो करेगी लेकिन एकाधिकार नहीं है। अभी इनको क्या है प्रशासन की जिम्मेवारी सौंपेगी, भारत में प्रशासन की इनको क्या है जिम्मेवारी। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको इस समय क्या है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया। अच्छा ये बताओ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और इसे यह भी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और क्या व्यवस्था की गई? इस एक्ट के माध्यम से 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से 1833 ईस्वी में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, गैर कानूनी घोषित किया। और 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया। 1843 में उन्मूलन का मतलब क्या होता है? 1833 ईस्वी
ईस्वी में दासप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। मतलब क्या अभी इसकी घोषणा तो ये हुई विधि के विरुद्ध है, इस बात की घोषणा हुई 1833 में और इसको समाप्त कब किया 1843 ईस्वी में। ठीक है, तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। एक विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया। गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। स्वरूप का चौथा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट उसमें 4 की, 1784 में 4 से घटा के 3 की। अब इसमें क्या है कि चौथा सदस्य जोड़ा गया, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी कि वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, मतलब विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विधि का मतलब विधिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया विधि सदस्य। और विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया? लॉर्ड मैकाले को, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया, जिनको क्या अभी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। ये बातें 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसकी प्रमुख बातें भी। सबसे पहले क्या है, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और भारत में प्रशासनिक कार्यों का दायित्व तो कंपनी को सौंपा गया। गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वो क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक बना प्रथम। और 1833 ईस्वी में इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और 1843 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया। विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल किया गया और उनका कौन था भाई? वो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1833 के बाद में आता है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। देखो, भारतीय जो संविधान है उसका विकास 2 चरणों में हुआ है। एक तो क्या है, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन। ठीक है, कंपनी के अधीन तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है वहां तक। ठीक है, ये एक चरण ये माना जाता है। और दूसरा चरण उसके बाद में क्या है 1858 से लेके 1947 तक ये क्या है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट के अधीन या ब्रिटिश संसद के अधीन है। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रथम चरण जो 1773 से लेके 1853 ईस्वी का है। उसमें अंतिम अधिनियम था ये प्रथम चरण का, मतलब कंपनी के अधीन जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ उसका ये अंतिम अधिनियम था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें क्या व्यवस्था की गई? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से बताओ। उच्च अधिकारी परीक्षा का आयोजित होने सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार है। कंपनी के अधीन जो भी नौकरियां निकलती थी ना, वो पहले क्या है नामजदगी के आधार पर होती थी। नामजदगी का मतलब क्या होता है? सिफारिश के आधार पे। ब्रिटेन में कॉलेज था, उसमें जो ग्रेजुएशन की और सीधा क्या कंपनी में आके नौकरियां मिलती थी। लेकिन इस समय क्या होगा कि नौकरी अगर कंपनी के अधीन नौकरी करनी है तो उससे पहले क्या भी आपको एक प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी। तो ये व्यवस्था की गई 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और क्या हुआ इसमें? बता देते हैं। वो पहला वो सत्येंद्रनाथ टैगोर के वो जिसने सिविल सेवा पास की थी। हाँ, नहीं नहीं वो इसमें बताओ और क्या प्रावधान हुआ 1853। देखो इसमें क्या किया 1853 ईस्वी के एक्ट के द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया। प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासन का मतलब होता है, देखो एक तो राजनीतिक का मतलब विधायी कार्य। ठीक है, विधायी कार्य, विधायी कार्यों का मतलब होता है कि विधि का निर्माण करना। ठीक है, मतलब कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। कानून बनाने से संबंधित जो है वो विधायी कार्य होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है कि इन कानूनों को
लागू करने का काम, ठीक है। अब ये बनाने का काम और प्रशासनिक कार्य मतलब इनको लागू करने का काम, तो इन कामों को अलग अलग कर दिया गया। पहले ये क्या थे, इकट्ठे थे। 1784 ईस्वी में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया था। तो व्यापार के काम अलग होंगे और राजनीतिक अलग होंगे, तो राजनीति में ये दोनों शामिल थे, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, प्रशासनिक और क्या है विधायी कार्य अलग अलग कर दिए। अब प्रशासन को लागू करने का काम अलग लोग करने लगे और विधान सभा में विधायी कार्य मतलब कानून बनाने का जो काम है वो कौन करने लगे, अलग लोग करने लगे। अब प्रशासनिक कार्यों का काम तो क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप दिया और इनके लिए क्या है विधायी कार्यों का जो संचालन है इनके लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। मतलब 12 सदस्यों की एक ऐसी परिषद का गठन किया गया जिनको क्या है कानून बनाने का काम सौंपा गया, विधायी कार्यों का को सौंपा गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को अलग किया। दूसरा क्या हुआ, 1853 ईस्वी का जो एक्ट है इसके द्वारा कंपनी के अधीन नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया और नामजदगी के आधार पर नौकरियां समाप्त कर दी। हरियाणा में तो कब हुई है, हरियाणा में नामजदगी के आधार पर नौकरियां समाप्त कब हुई, 14 के बाद, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया, विधायी और क्या है प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया, नामजदगी के आधार पर क्या है नौकरियां समाप्त कर दी गई। विधि सदस्य को जो पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य जो लाल प्रकार में शामिल किया गया था, विधि सदस्य जो है उसको पूर्णकालिक सदस्य बना दिया। पहले उसको क्या है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया था और इसमें क्या है पूर्णकालिक सदस्य बना दिया था। शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या है जो अन्य प्रांत थे, जैसे ये गवर्नर जनरल था भारत का और अन्य प्रांतों में कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए, ठीक है। प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए प्रांतों में क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए। ये क्या है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट है। इसके बाद में क्या होता है 1857 की क्रांति होती है जो भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। एक तरह से उन्होंने क्या अंग्रेजी प्रशासन की नींव ही डाली थी, थोड़ा सा चूक हो गया तो नहीं तो भारत उस समय क्या है आजाद हो जाता। और उसके बाद में क्या है कंपनी से शासन छीन लिया जाता है और ब्रिटिश सम्राट अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद का तो दूसरा चरण है वो गलत है।